नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यानी समान जानकारी की, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करते समय कृषि लागत मूल्य के लिए आयोग द्वारा माने जाते हैं। ये कथन है पहला, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रवृत्ति। दूसरा है अंतर फसल मूल्य समता। तीसरा है कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच परस्पर की शर्तें। चौथा है बनाने की कीमत। तो ये चारों जो है सही है, इन जो चारों कथन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी, पेन्नोयार नदी। तो ये 22 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है पेरियार नदी सही हो जाएगा। दक्षिण की भारत में पश्चिम को बहने वाली नदी पेरियार नदी है। अगर हम पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी जो है जो केरल की प्रमुख नदी है। पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है और इस नदी की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पश्चिमी घाट से होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत पहला स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल सिस्टम विकसित किया है? ये आईआईएससी बेंगलोर या सीएसआईआर या आईएसआरओ या डीआरडीओ ने किया है? इसका अगर हम ऑप्शन बी की बात करें सीएसआईआर, तो ये सही इसका आंसर होगा। अगर हम सीएसआईआर की फुल फॉर्म की बात करें तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसका काम है पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ऊर्जा उत्पन्न करना। इसमें मेथॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? लाई हरोबा नृत्य उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन है ओडिसी, मणिपुरी, कथक या सत्रिया। तो 24 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। लाई हरोबा उत्सव जो है मणिपुरी का जो है लोक नृत्य है। अगर हम सत्रिया की बात करें, ये सत्रिया जो है असम का लोक नृत्य है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि 22वें संगाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए पुरस्कार जीती है? पहला है शौचालय। दूसरा ऑप्शन बी है आकाश नृत्य नीरम, वेरियार मारंगल या सायरा। तो 22वें संगाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए ये वेयल मारंगल जो है पुरस्कार जीता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम 22वें संगाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 15 जून 2019 से 24 जून 2019 तक चला था। 24 जून 2019 तक चला था। इसमें वेरियल मारंगल को आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मलयालम भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक जो है बीनू कुमार दामोदरन है। इसके निर्देशक जो है बीनू कुमार दामोदरम है। यह फिल्म जो है मलयालम भाषा की थी और ये मिला था वेरिल मारंगल को। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूसरा है निकट दृष्टि वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं।
तो ये दोनों कथन जो है गलत है। इसका सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं, और जो व्यक्ति निकट दूरदृष्टि वाले हैं, मायोपिया है, वो उसको जो है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसमें उल्टा किया हुआ, ये दोनों कथन गलत है। अगर जिसको निकट दृष्टि है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध त्याग दिया था? औरंगजेब, चंद्रगुप्त, टीपू सुल्तान या अशोक? तो ये अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, अशोक ये एकमात्र इतिहास का राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया था। वो कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध था जिसको जीतने के बाद जो है अशोक जो है राजगद्दी त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगर हम और अशोक जो है अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक कलिंग युद्ध के बाद जो है युद्ध त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना डैश में हुई थी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद? तो वेद समाज की स्थापना जो है मद्रास में हुई थी। 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम वेद समाज की बात करें तो वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर 1864 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। इसका श्रेय जो है केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू को जाता है। इसका श्रेय जो है वेद समाज की स्थापना का श्रेय केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू को जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, गोवा, बेल्ट, लो, अयस्क भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसके माध्यम से निर्यात किया जाता है? ए है विशाखापत्तनम बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, कांडाला बंदरगाह, मरमुगाओ बंदरगाह? तो ये लो अयस्क भारत के मरमुगाओ बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया ग्रांड चेस टूर 2019 वाज वन बाय, यानी क्रोएशिया ग्रांड शतरंज टूर 2019 किसने जीता है? यह है मैक्सिम वचियर लाग्रेव, विश्वनाथन आनंद या मैग्नस कार्लसन या हिराकू नाकामुरा? तो ये क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर 2019 जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये नॉर्वे के चेस ग्रैंड मास्टर है। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? जहांगीर, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद जैसी पुस्तकों की रचना की है। और हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थे हर्षचरित्रम, हर्षवर्धन के जो बाणभट्ट के जो प्रसिद्ध पुस्तक थे वो थे हर्षचरित्रम। और हर्षवर्धन जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद जैसी पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार द्वारा भारत में गैस्ट्रोनोमिक दृश्य को पुनः स्थापित करने के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सेवेलियर डील ऑर्डी डू मेरिटो
एग्री केलेटो से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बने? ऑप्शन है विकास खन्ना, रणबीर बड़ार, प्रियतम चटर्जी या नीता मेहता। तो ये सेविलियर डील ऑल्डे डू मेरिटो एग्रीकोलेट से सम्मानित पहले भारतीय शेफ जो है प्रियतम चटर्जी बने हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम सेविलियर डी लॉ आर्डे टू मेरिटो एग्रीकोलेट्स की बात करें तो यह सम्मान पश्चिम बंगाल के पारंपरिक खानों को फ्रांसीसी स्वरूप देने के लिए मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रियतम चटर्जी पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सेल ऑर्गेनेल में शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में सक्षम है? ऑप्शन है प्लास्टिड्स, रिक्तिका, ग्लॉजी उपकरण या लाइसोसोम। तो 33 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लाइसोसोम हो। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम नामक कोशिकाओं को आत्मघाती थैलिया कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैलिया कहा जाता है क्योंकि इनमें शक्तिशाली पदार्थ रस होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2019 महिला FIH हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, भारत। तो वर्ष 2019 के FIH महिला हॉकी टूर्नामेंट जो है भारत ने जीता है, ये जापान को 3-1 से हराकर। इस मैच का आयोजन जो है जापान के हिरोशिमा में हुआ था। महिला FIH हॉकी का आयोजन जो है जापान के हिरोशिमा में हुआ था, जिसका विजेता भारत है, जो जापान को 3-1 से हराया था। अगला क्वेश्चन है टेस्टा परमाणुता वाला तत्व डैश है? ये हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो टेस्टा परमाणुता वाला तत्व जो है फास्फोरस है। 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस बहुक्रियाशील होता है जिस कारण हवा में जलने लगता है, अतः इसे पानी में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल RBI डैश को जारी किए जाते हैं? 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल RBI द्वारा राज्य सरकारें के लिए जारी करते हैं या केवल भारतीय नागरिक के लिए? तो ये जो है राज्य सरकारें के लिए करते हैं। कथन इसका एक सही है, ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चौथी अनुसूची, तीसरी, दूसरी, 9वीं। तो ये अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें तो ये सही होगा। भारतीय संविधान में मूलतः जो शुरुआत में 8 अनुसूची थी, भारत के संविधान में शुरू में जो है 8 अनुसूची थी, जिसमें जो है 4 अनुसूची जोड़ने के बाद अभी जो है वर्तमान में 12 अनुसूची है। शुरुआत में भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है कि X प्रकार की मिट्टी है जो गीली होने पर गीली और मुश्किल होती है जब तक कि पहली बौछार के तुरंत बाद या प्री मानसून अवधि के दौरान काम न किया जाए। तो ये एक्स की पहचान करें। एक्स जो है किस प्रकार की मिट्टी है? शुष्क मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो ये एक्स जो है काली मिट्टी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को ही रेगूर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अनिवार्य प्रावधान नहीं है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये सही है। पंचायतों की वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये जो है गलत है। अगर हम 73वें संवैधानिक संशोधन की बात करें
तो ये 73वें संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था। भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 ओ को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 3 पारंपरिक त्योहारों सेक्रेनी, मोन्यू और माओत्स्यू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? ऑप्शन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 पारंपरिक त्यौहार जो है सेक्रेनी, मोन्यू और माओत्सू जो है नागालैंड से जुड़ा हुआ है। 40 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है और इसका जो है राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है। नागालैंड का राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।